ब्रैम्पटन में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन घर के अंदर गुरचरण के माथे पर पसीना आ रहा था। 70 साल के गुरचरण रोज की तरह खिड़की पर खड़े होकर डकिये यानी मेलमैन का इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी संतोष रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसे पता था कि गुरचरण का ध्यान चाय में नहीं बल्कि उस नीले लिफाफे में है जो पिछले 6 महीनों से नहीं आया था। ये घर गुरचरण के बेटे दीपक का था। दीपक ने बड़े चाव से अपने माता पिता को स्पॉन्सर किया था। 10 साल बीत चुके थे। गुरचरण को उम्मीद थी कि अब उनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी यानी पेंशन शुरू हो जाएगी। घर के हालात थोड़े तंग थे, मॉर्गेज की किस्तें बढ़ गई थी और दीपक की नौकरी भी पक्की नहीं थी। गुरचरण सोचता था कि जब उसकी और संतोष की पेंशन लग जाएगी तो बेटे के सिर से $1500-2000 का बोझ हल्का हो जाएगा। आ गया डाकिया? संतोष ने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। हाँ, गाड़ी रुकी है। गुरचरण ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर गया। लेटर बॉक्स में एक सरकारी चिट्ठी पड़ी थी। ऊपर लिखा था सर्विस कनाडा। गुरचरण के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा, शुक्र है वाहेगुरु, मंजूरी आ गई। वो अंदर आया और चश्मा लगाकर लिफाफा खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर का कागज पढ़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पेंशन की मंजूरी की चिट्ठी नहीं थी। चिट्ठी के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था नोटिस ऑफ ऑडिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, पड़ताल का नोटिस। नीचे साफ लिखा था, हमें सूचना मिली है कि आपने अपनी इंडिया की आमदनी और कनाडा से बाहर रहने के समय के बारे में गलत जानकारी दी है। कृपया अपने पिछले 10 सालों के पासपोर्ट और भारतीय बैंक खातों के विवरण लेकर दफ्तर पहुंचे। गुरचरण की सांस रुक गई। उसे रेडियो पर सुनी एक बात याद आ गई कि कैसे कनाडा और इंडिया का समझौता हो गया है और अब इंडिया की पेंशन या जमीन की कमाई छिपाना आसान नहीं रहा। क्या हुआ जी, पेंशन आ गई? संतोष ने खुश होकर पूछा। नहीं, अभी कुछ नहीं आया, बस वैसे ही कोई सर्वे वाली चिट्ठी थी। उसने झूठ बोल दिया। शाम को दीपक घर आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। पापा जी, दीपक ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आज बैंक से फोन आया था, अगली किस्त के लिए पैसे कम हैं। आपकी पेंशन का कुछ हुआ? एजेंट कह रहा था कि 10 साल पूरे होते ही चेक आ जाना चाहिए। गुरचरण की जेब में पड़ी वो चिट्ठी आग की तरह तप रही थी। अगर उसने दीपक को बता दिया कि पेंशन तो दूर की बात, उल्टा सरकार पुराना हिसाब मांग रही है, तो घर में भूचाल आ जाएगा। बेटा, वो थोड़ा टाइम लगेगा, गुरचरण ने नजरें झुकाकर कहा। रात को जब सब सो गए, गुरचरण उठकर बाथरूम गया और चोरी छुपे इंडिया फोन लगाया। उसने अपने पुराने गांव के जानकार को फोन किया। हेलो सरपंच साहब, मैं गुरचरण बोल रहा हूँ, एक मुसीबत पड़ गई है। क्या मेरे पुराने खाते की जानकारी किसी ने निकलवाई है वहां से, मेरी जमीन के ठेके के बारे में? दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसे सुनकर गुरचरण के हाथ से फोन छूटने ही वाला था। सरपंच ने दबी आवाज में कहा, गुरचरण भाई, बात सिर्फ खाते की नहीं है। पिछले हफ्ते एक आदमी गांव आया था। वो पूछ रहा था कि तुम पिछले साल जब इंडिया आए थे तो वापस कब गए थे। तुम्हारे अपने ही किसी रिश्तेदार ने शिकायत की है कनाडा सरकार को। कौन हो सकता है वो रिश्तेदार? और गुरचरण ने ऐसा क्या छिपाया था जो अब उसकी और उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकता था? उस रात गुरचरण की आंखों में नींद नहीं थी। बेडरूम की छत की तरफ देखते हुए उसे बार बार रेडियो वाली वो बात याद आ रही थी, अगर आप 6 महीने से एक दिन भी ज्यादा रहते हैं तो आपका पेंशन का समय पीछे चला जाता है। सुबह होते ही जब दीपक काम पर चला गया और संतोष गुरुद्वारे मत्था टेकने गई, गुरचरण ने कांपते हाथों से अपनी अलमारी खोली। सबसे नीचे पड़े एक पुराने बैग से उसने अपना पासपोर्ट निकाला। उसने 2018 वाला पन्ना खोला। वो साल उसे कभी नहीं भूल सकता। इंडिया में पुश्तैनी जमीन का झगड़ा हो गया था। भाई के साथ लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उसे वापस आने में देरी हो गई थी। स्टैंप साफ बता रही थी अराइवल यानी इंडिया 10 जनवरी 2018, डिपार्चर यानी रिटर्न टू कनाडा 15 सितंबर 2018। कुल 8 महीने और 5 दिन। गुरचरण का माथा ठंडा पड़ गया। जब वो वापस कनाडा आया था तो एयरपोर्ट पर किसी ने पासपोर्ट की बारीकी से जांच नहीं की थी। एक सलाहकार यानी एजेंट के कहने पर उसने पेंशन के फॉर्म में लिख दिया था कि वो सिर्फ 5 महीने ही रहा था। उसे लगा था कि किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन अब वो झूठ एक फंदा बनकर उसके गले में आ गया था। अगर ये साबित हो गया तो न सिर्फ पेंशन रुकेगी बल्कि पिछले सालों में लिए गए छोटे मोटे लाभ भी ब्याज समेत लौटाने पड़ेंगे। ये रकम हजारों डॉलर में हो सकती थी। पर यह बात सरकार तक पहुंचाई किसने? गुरचरण ने अपने आप से पूछा। वो जैकेट पहनकर घर से बाहर निकल गया। वो पार्क में अपने पुराने दोस्त मास्टर जोगिंदर को मिलने गया, जो इन कानूनी पेचों का थोड़ा जानकार था। जोगिंदर ने चिट्ठी पढ़ी और चिंता से कहा, गुरचरण, ये मामला गंभीर है। सर्विस कनाडा अब सिर्फ पासपोर्ट नहीं देखते, वो बॉर्डर सर्विसेज से पूरा रिकॉर्ड निकलवाते हैं। पर एक बात है, ये ऑडिट अचानक नहीं आता, किसी ने पक्का टिप दी है, कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे परिवार को अंदर से जानता हो। गुरचरण दिमाग पर जोर डालने लगा। जमीन वाला झगड़ा, भतीजा जतिन, पर जतिन तो कनाडा आना चाहता था, वो ऐसा क्यों करेगा? दोपहर को गुरचरण घर वापस आया।
घर के बाहर दीपक की गाड़ी खड़ी थी, जो अक्सर इस समय नहीं होती थी। गुरचरण का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या दीपक को पता चल गया? वो धीरे से अंदर दाखिल हुआ। दीपक डाइनिंग टेबल पर बैठा था, सिर पकड़कर। उसके सामने मेज पर कुछ कागज पड़े थे। दीपक, तू आज जल्दी आ गया? गुरचरण ने डरते हुए पूछा। दीपक ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रोया हो या बहुत गुस्से में हो। पापा जी, ये क्या है? दीपक ने मेज पर पड़े कागज की तरफ इशारा किया। गुरचरण ने देखा, ये वो ऑडिट वाली चिट्ठी नहीं थी जो उसने छिपाई थी, ये बैंक की स्टेटमेंट थी। पापा, मुझे आज बैंक से कॉल आई थी। वो कह रहे हैं कि आपके नाम पर इंडिया से बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन हुई है, जो आपने यहाँ शो नहीं की। टैक्स वाले पूछ रहे हैं। गुरचरण हक्का बक्का रह गया। ये दूसरा झटका था। बेटा, वो तो जमीन का ठेका था। मैंने सोचा। आपने सोचा क्या? दीपक चिल्लाया, जो पहली बार अपने पिता के आगे इतना ऊंचा बोला था। आपको पता है ये फ्रॉड है। अगर मेरी पीआर या सिटीजनशिप पर बात आ गई तो मैं 20 साल की स्पॉन्सरशिप का बोझ उठाए फिरता हूँ और आप मुझसे बातें छिपा रहे हैं। गुरचरण चुप था। कमरा शांत था, पर तूफान आ चुका था। दीपक ने फिर अपना फोन उठाया और एक रिकॉर्डिंग चलाई। ये सुनिए, मुझे आज सुबह एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप आया था। रिकॉर्डिंग में एक जानी पहचानी आवाज थी। दीपक भैया, अपने डैडी को बोल दे कि जमीन का हिस्सा मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैंने तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है कनाडा सरकार को, पूरी फिल्म अभी बाकी है। गुरचरण के पैरों तले जमीन निकल गई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके सबसे छोटे भाई जगतार की थी, जिसे गुरचरण ने बचपन में बेटों की तरह पाला था। पर सवाल ये था कि जगतार के पास गुरचरण के पासपोर्ट और बैंक की निजी जानकारी कहां से आई? क्या गुरचरण के अपने घर में यहाँ कनाडा में कोई जासूस बैठा था जो जगतार को खबरें दे रहा था? दीपक ने गुरचरण की तरफ शक की नजरों से देखा। पापा, क्या कोई और बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? क्योंकि जगतार चाचा ने मैसेज में एक तीसरी चिट्ठी का जिक्र किया है जो आज शाम तक आने वाली है। तीसरी चिट्ठी? अब और क्या बाकी रह गया था? दीपक के सवाल ने कमरे में एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी थी। तीसरी चिट्ठी। गुरचरण ने सोचा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। संतोष भी रसोई से बाहर आ गई थी। पिता पुत्र की तल्खी देखकर वो डर गई। क्या हुआ? कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो? दीपक गुस्से में उठा और खिड़की की तरफ गया। मम्मी, पापा के भाई जगतार में हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। उसे हमारी हर पल की खबर है। उसे ये भी पता है कि मैं कल बैंक गया था। ये सब इंडिया बैठकर पता नहीं लग सकता। यहाँ इसी घर में कोई है जो उससे बात करता है। गुरचरण ने हैरानी से दीपक की तरफ देखा। बेटा, तू क्या कह रहा है? यहाँ कौन होगा? सिर्फ हम 3 लोग हैं और तेरी बहू रमन। रमन का नाम आते ही दीपक चुप हो गया। रमन, दीपक की पत्नी, जो पिछले कुछ महीनों से अपने ससुराल वालों से कुछ खिंची खिंची सी रहती थी। उसे शिकायत थी कि दीपक सारी कमाई माता पिता की स्पॉन्सरशिप और दवाइयों पर लगा देता है और वो अपना अलग घर नहीं ले पा रहे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये वो तीसरी चिट्ठी थी? दीपक ने दरवाजा खोला। सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। उसने एक मोटा लिफाफा दीपक के हाथ में थमाया और दस्तखत करवाकर चला गया। दीपक ने लिफाफा खोला। अंदर कागजों का एक पुलिंदा था। सबसे ऊपर एक फोटो थी, पुरानी, ब्लैक एंड व्हाइट। फोटो में गुरचरण एक छोटे बच्चे, शायद जगतार के साथ खड़ा था, पर पीछे गांव की जमीन के कागज पकड़े एक और आदमी खड़ा था, पटवारी। साथ एक कानूनी नोटिस था, लीगल नोटिस, क्लेम ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एक हाथ से लिखी चिट्ठी। बड़े भैया, तुझे लगता था कि तू चोली छिपे जमीन बेचकर सारा पैसा कनाडा मंगवा लेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे पास सबूत हैं कि तूने मेरे हिस्से के दस्तखत जाली किए थे। अगर तू चाहता है कि मैं कनाडा इमिग्रेशन को तेरे जाली दस्तखतों और 8 महीने वाली फेरी के बारे में ना बताऊं, तो $50,000 का इंतजाम कर ले। गुरचरण कुर्सी पर ढह गया। ये झूठ है, मैंने कोई दस्तखत जाली नहीं किए, वो चिल्लाया। जगतार हमेशा से मेरी कमाई पर नजर रखता था। वो जमीन मेरे हिस्से की थी। दीपक ने गुरचरण की आंखों में देखा। पापा, मुझे सच बताइए, क्या आप जब पिछली बार इंडिया गए थे तो आपने जमीन बेचने की कोशिश की थी? गुरचरण ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा था कि पैसे आ जाएंगे तो तेरा कर्जा उतर जाएगा, पर सौदा हुआ नहीं था। पर जगतार चाचा को यह सब कैसे पता? दीपक गुस्से में कांप रहा था। तभी सीढ़ियों से रमन नीचे आई। उसके हाथ में फोन था। वो घबराई हुई लग रही थी। दीपक, रमन ने धीरे से कहा। तू किससे बात कर रही थी? मेरी माँ से, रमन ने जवाब दिया। फोन दिखाओ। दीपक ने हाथ आगे दिया। रमन पीछे हट गई। तू मुझ पर शक कर रहा है? दीपक ने झपट कर फोन छीन लिया। उसने व्हाट्सएप खोला। सबसे ऊपर चैट रमन की बुआ की थी, जो दिल्ली में रहती थी, और बुआ का घर जगतार के घर के बिल्कुल पास था। चैट में लिखा था, रमन, आज बैंक से चिट्ठी आई थी। दीपक बहुत परेशान है। आप चाचा जी को कहो कि अब और तंग ना करें, हमारा घर टूट जाएगा। दीपक ने हैरानी से रमन की तरफ देखा। तू मेरे घर की बातें वहां बता रही थी? रमन रो पड़ी।
मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करेंगे। बुआ कहती थी कि जगतार चाचा सिर्फ हक मांग रहे हैं। मैंने सोचा अगर मामला सुलझ जाए तो शायद हमें पैसे मिल जाएं और हम अपना अलग घर ले सकें। मैंने सिर्फ अपना भविष्य सोचा था दीपक। घर में सन्नाटा छा गया। संतोष ने सिर पकड़ लिया। अपनी ही बहू ने अनजाने में ही सही घर के भेद लंका ढाने वालों को दे दिए थे। गुरचरण ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, डर की नहीं, गुस्से की। ठीक है, अगर जगतार जंग चाहता है तो जंग होगी। उसने वो तीसरी चिट्ठी उठाई और ध्यान से फोटो देखी। दीपक, इस फोटो को ध्यान से देख। इसमें पटवारी के हाथ में जो रजिस्टर है उस पर तारीख 1995 की नहीं, 2015 की है। ये फोटो फोटोशॉप है, नकली है। गुरचरण खड़ा हो गया। जगदार ने सोचा वो मुझे डरा लेगा, पर वो भूल गया कि मैंने उसे पाला है। मुझे उसकी एक ऐसी कमजोरी पता है जो अगर मैंने कनाडा एम्बेसी को बता दी तो उसका लड़का जो स्टडी वीजा पे टोरंटो आने वाला है वो कभी जहाज नहीं चढ़ सकेगा। पर क्या गुरचरण सचमुच अपने भतीजे का भविष्य बर्बाद करेगा? और सबसे बड़ा खतरा अभी टला नहीं था। सर्विस कनाडा की ऑडिट वाली चिट्ठी असली थी। सरकार को जवाब देने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे। क्या गुरचरण जगतार को चुप करवा के सरकार के चंगुल से निकल सकेगा या फिर उसका अपना अतीत उसे खा जाएगा? कमरे में माहौल तनावपूर्ण था। रमन अभी भी सिसक रही थी, पर गुरचरण के चेहरे पर अब डर की जगह एक अजीब शांति थी। वो दीपक के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आंसू पोंछ ले। रामन को कुछ मत कहे, उसने जो किया नासमझी में किया, पर अब समय रोने का नहीं, हिसाब बराबर करने का है। गुरचरण ने अपना फोन उठाया और सीधा जगतार को वीडियो कॉल की। दूसरी तरफ जगतार ने फोन उठाया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। क्या हाल है बड़े भैया, पैसों का इंतजाम हो गया? गुरचरण ने दीपक को इशारा किया कि वो चुप रहे। जगतार, गुरचरण ने बड़े संयम से कहा, तेरी भेजी फोटो देखी मैंने, बड़ी साफ सफाई से बनाई है, पर तू शायद भूल गया कि जिस कंप्यूटर वाले से तूने ये एडिट करवाई है वो मेरे पुराने यार का बेटा है। जगतार की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरा बेटा जतिन, जिसकी फाइल कनाडा एम्बेसी में लगी है, मुझे पता है कि उसका तजुर्बे का सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाली है। तूने उसे मेरे खेतों में सुपरवाइजर दिखाया है जबकि वो शहर में आवारागर्दी करता था। अगर मैंने आज एक ईमेल एम्बेसी को कर दी कि मैंने उसे कभी नौकरी पर नहीं रखा तो तेरे बेटे पर 5 साल का बैन लगेगा। वो कनाडा तो क्या, नेपाल भी नहीं जा सकेगा। जगतार का रंग पीला पड़ गया। नहीं भैया, ऐसा मत करना, वो बच्चे का भविष्य है, भविष्य मेरे बेटे का भी है, गुरचरण ने गरजती हुई आवाज में कहा। आज के बाद अगर तूने मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जतिन को भूल जाना। अब फोन काट और वो नकली नोटिस वापस ले ले। गुरचरण ने फोन काट दिया। कमरे में दीपक और रमन हैरान थे। बुजुर्ग पिता ने मिनटों में ही बाजी पलट दी थी, पर असली मुसीबत अभी बाकी थी, सर्विस कनाडा की ऑडिट। अगले दिन गुरचरण और दीपक सर्विस कनाडा के दफ्तर गए। अफसर, एक गोरा आदमी, बड़ी गंभीरता से फाइल दिख रहा था। मिस्टर सेंग, अफसर ने कहा, तुम्हारे पासपोर्ट के मुताबिक तुम 2018 में 8 महीने इंडिया रहे थे। नियमों के मुताबिक अगर तुम बिना बताए 6 महीने से ज्यादा रहते हो तो तुम्हारी योग्यता रुक जाती है। तुम इतना लंबा समय वहां क्या कर रहे थे? दीपक घबरा गया। उसे पता था कि डैडी जमीन के झगड़े की वजह से रुके थे, जो कि कोई जायज कारण नहीं माना जाता है। गुरचरण ने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फाइल निकाली और अफसर की मेज पर रख दी। सर, गुरचरण ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, मैं वहां मजे करने नहीं रुका था, मैं बीमार था। दीपक ने हैरानी से डैडी की तरफ देखा। अफसर ने फाइल खोली। उसमें जलंधर के एक अस्पताल की रिपोर्ट्स थी। हार्ट ब्लॉकेज और डॉक्टर द्वारा सफर करने की मनाही के सर्टिफिकेट लगे थे। तारीखें बिल्कुल उसी 8 महीने के समय की थी। पापा, दीपक की आंखें बाहर आई। पापा, आपको हार्ट अटैक हुआ था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? गुरचरण ने नजरें झुका ली। बेटा, तू यहाँ नया नया काम पर लगा था, तेरी शादी होने वाली थी, मैं तुझे टेंशन नहीं देना चाहता था। मैंने तेरी माँ को भी कसम दी थी कि तुझे न बताए। कमरे में भावुक माहौल बन गया। अफसर भी नरम पड़ गया। उसने कागजों की जांच की। ठीक है मिस्टर, मेडिकल इमरजेंसी एक जायज कारण है, हम आपका वो समय गैर हाजिर नहीं गिनेंगे। आपकी पेंशन का रास्ता साफ है। दीपक बहुत खुश था। उसने बाहर आकर पिता को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आप पर शक किया। सारी टेंशन खत्म होती दिख रही थी, पर जैसे ही वो कार में बैठने लगे, दीपक का फोन बजा। ये था बैंक मैनेजर। हेलो दीपक, आपके पिताजी की पेंशन क्लियर होने की खबर अच्छी है, पर एक नई समस्या आ गई है। क्या समस्या? दीपक ने पूछा। सर्विस कनाडा ने आपके पिता का खाता लिंक कर दिया है, पर सिस्टम दिखा रहा है कि गुरचरण के नाम पर पहले ही एक जॉइंट अकाउंट चल रहा है जिसमें हर महीने $3000 कैश जमा होता है। सरकार पूछ रही है कि ये छिपी हुई आय कहां से आ रही है। अगर ये साबित ना हुआ तो सिर्फ पेंशन नहीं रुकेगी, बल्कि टैक्स चोरी का केस भी बनेगा। दीपक सुन्न हो गया। गुरचरण ने हैरानी से पूछा, कौन सा खाता? मेरा तो सिर्फ एक ही खाता है तेरे साथ। दीपक ने डरते हुए डैडी की तरफ देखा। वो जानता था कि ये खाता किसका है। ये खाता गुरचरण का नहीं, पर गुरचरण की आईडी का इस्तेमाल करके खोला गया था, और इसको खोलने वाला कोई बाहर का नहीं था। दीपक ने अपनी ही कार के डैशबोर्ड पर देखा, जहां रमन का पर्स पड़ा था। उस पर्स में से एक नई बैंक की पासबुक झांक रही थी।
क्या रमन ने अपने ससुर की आईडी का गलत इस्तेमाल किया था, या फिर कहानी में कोई तीसरा आदमी शामिल था जो हर महीने चुपचाप $3000 जमा करवा रहा था? ये पैसा कहां से आ रहा था? कोई नशा, कोई 2 नंबर का काम, या कुछ और? कार के अंदर मौत जैसी चुप्पी थी। दीपक के हाथ में रमन की पासबुक थी। गुरचरण हैरानी से कभी बेटे की तरफ तो कभी बहू के पर्स की तरफ देख रहा था। रमन, दीपक ने दांत पीसते हुए कहा, सच बता दे, ये पैसा कहां से आया? $3000 हर महीने? तू कोई गलत काम तो नहीं कर रही? अगर टैक्स वालों ने पूछताछ की तो हम सब जेल जाएंगे। दीपक की आवाज सुनकर रमन का सब्र टूट गया। वो कार में फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, मैंने गलती की है, रमन ने रोते हुए कहा, पर मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर ये पैसा? दीपक ने चीख कर पूछा। ये टिफिन सर्विस का पैसा है, रमन ने सुबकते हुए जवाब दिया। मैं और मम्मी जी संतोष पिछले 6 महीनों से घर में चोरी छिपे पन्या, साग और रोटियां बनाकर ट्रकों वालों और स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं। ये सारा कैश उसी मेहनत का है। गुरचरण और दीपक दोनों हक्के बक्के रह गए। पर डैडी के नाम पर खाता क्यों? दीपक ने नरमी से पूछा। रमन ने आंसू पोंछे। क्योंकि दीपक, तू हमेशा कहता था कि सारा बोझ तेरे सिर पर है। मैं चाहती थी कि जब काफी पैसे जुड़ जाएं तो मैं ये पैसे डैडी जी को दूं ताकि वो खुद घर की मॉर्गेज की एक बड़ी किस्त चुका सके। मैं चाहती थी कि डैडी को महसूस हो कि वो सिर्फ बैठकर रोटी नहीं खा रहे हैं, बल्कि इस घर को चलाने में उनका भी हिस्सा है। इसीलिए मैंने उनकी आईडी से जॉइंट खाता खोला था ताकि ये उनकी कमाई लगे। गुरचरण की आंखों से आंसू बह निकले। वो जिस बहू पर शक कर रहे थे कि वो अलग घर चाहती है, वो असल में इसी घर को बचाने के लिए दिन रात चूल्हे के आगे जलती रही थी। सास बहू ने मिलकर ये राज रखा था ताकि मर्दों की इज्जत बनी रहे। दीपक का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी सोच पर घिन हो रही थी। मसले का हल। वो सीधा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए। सीए ने बताया कि ये गैर कानूनी नहीं है, बस छिपी हुई आय यानी अनरिपोर्टेड इनकम है। क्योंकि रमन का इरादा नेक था, उन्होंने तुरंत उस आमदनी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और बनता टैक्स भर दिया। सर्विस कनाडा को भी सूचित किया गया कि ये बुजुर्ग की पेंशन वाली आमदनी नहीं, बल्कि पारिवारिक छोटा बिजनेस था। गुरचरण की पेंशन क्लियर हो गई, हालांकि टैक्स कट के मिलनी थी, पर इज्जत बच गई। अंत कुछ दिन बाद घर के आंगन में धूम खिली थी। डाकिया फिर आया। इस बार उसने गुरचरण के हाथ में पेंशन का पहला चेक थमाया। गुरचरण ने चेक पकड़ा, पर उसने वो अपनी जेब में नहीं डाला। उसने दीपक, रमन और संतोष को पास बुलाया। उसने चेक रमन के हाथ में रख दिया। डैडी जी, ये क्या? रमन ने पूछा। गुरचरण मुस्कुराया। बेटी, सरकार ने मुझे ओल्ड एज सिक्योरिटी, बुढ़ापा पेंशन दी है, पर मेरी असली सिक्योरिटी ये पैसे नहीं है। मेरी असली सिक्योरिटी तुम सब हो। जिस घर में बहुएं बेटियां बनकर घर के बुजुर्गों का मान रखने के लिए इतना कुछ करें, वहां कभी कमी नहीं आ सकती। आज मुझे पता चला कि कनाडा में डॉलर कमाना मुश्किल है, पर परिवार कमाना उससे भी मुश्किल है, और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। दीपक ने पिता को गले लगाया। रमन और संतोष की आंखें नम थी। दूर कहीं गुरुद्वारे से पाठ की आवाज आ रही थी, जैसे वाहिगुरु ने उनकी एकता पर मोहर लगा दी हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में बातें छिपाने से, चाहे नीयत साफ हो, अक्सर बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती है। कनाडा जैसे देश में सिस्टम बहुत पारदर्शी है। इंडिया की जायदाद या यहाँ की आमदनी छिपाकर हम सिर्फ कुछ डॉलर बचा सकते हैं, पर अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। बुजुर्ग सिर्फ बोझ नहीं होते, और बहुएं सिर्फ अलग होना नहीं चाहती। हर किसी का अपना संघर्ष और प्यार करने का तरीका होता है। आपके लिए सवाल, क्या आपको लगता है कि आजकल कनाडा में परिवार टूटने का असली कारण पैसा है या आपसी बातचीत की कमी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर